ये जो कास्ट वर्ड है इसको आप कहिए या तो पुर्तगीज कास्टा या लैटिन कहिए कास्टोस, दोनों ही इंडियन नहीं है। उनके यहाँ ये कंसेप्ट लागू थे, इट वाज रिलेटेड टू प्योरिटी ऑफ ब्लड। हमारे यहाँ प्योरिटी ऑफ ब्लड का कोई कंसेप्ट नहीं था। एंड दे फोर्स्ड these concepts to our system of stratification which they called varna and jati। और वर्ण की भी एक असलियत क्या है, हर कोई उसको लिखता है वर्ण एंड दे ट्रांसलेट इट एज कलर। मैंने भागवत गीता 413, निरुक्त 214, सामवेद, होमो हेरार्किकस है एक एंथ्रोपोलॉजी की बुक, कई सारे रेफरेंसेस लेके फाइनली आई कंक्लूडेड दैट दिस वर्ण इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत बेस व्री विद एक्सपेंशन वर्णा। इससे बड़ा क्लियर हो जाता है, वर्णा मीन्स टू सेलेक्ट। कोविड से पहले मैं बहुत ज़्यादा सेक्युलर था, ईमानदारी से बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही, सेक्युलर से भी ज़्यादा सेक्युलर। एक दिन बैठा था, अचानक सोचने लगा कि दुनिया में लाखों लोग क्रिटिसाइज करने वाले हों पर दो चार तो तारीफ करने वाले हर एक के मिल जाते हैं, लेकिन मनु एक ऐसे हैं जिनकी कोई तारीफ ही नहीं करता। दैट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस मैन। तो मैंने फिर पढ़ी मनुस्मृति, फर्स्टली इन ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड, देन इन संस्कृत। इस दौरान अत्रे जी की किताब मेरे हाथ लग गई, ब्रेन वॉश रिपब्लिक। नहीं भरोसा हुआ, और बहुत ख़राब आदत है मेरी, कोई रेफरेंस अगर मिल जाए नहीं यकीन हो तो फिर हम उसकी जड़ उखाड़ देते हैं। तो अत्रे जी ने एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया था, मैंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री और सोशियोलॉजी की बुक्स 1982, 1992 और 2005-2006 सारी पढ़ दी, और तब पता लगा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा, जो पहला आर्टिकल है इसका, द ट्रूथ अबाउट कास्ट, और अपने एक लेफ्टिस्ट फ्रेंड को भेज दिया। तो उन्होंने जो तारीफ की मेरी, तो मेरे को लगा कि नहीं, मुझे पूरी बात कहनी चाहिए। सो मैंने, आप बात करिए कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ उससे लेकर के आपके ह्योनसांग, फाहियान, इत्सिंग, फिर बलबन, तुज़के जहाँगीरी, फरिश्ता, इब्न बतूता, और फिर आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, रुमिला थापर को तो ख़ास तौर से, और फिर 17वीं सेंचुरी से लेकर के और 19वीं सेंचुरी तक जितनी बुक्स यूरोपियंस ने लिखी थी, नीत्शे से लेकर के और विलियम्स तक और कोलब्रुक तक, सब पढ़ दी। कोविड था, टाइम बहुत था, क्लास के लिए आने जाने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ से एक से दूसरे कमरे में जाना था, क्लास लिया, वापस आके पढ़ना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो किताब है इसमें करीब 150 तो करीब रेफरेंस होंगी शायद। तो उसके बाद जो है फिर जो मैंने लिखा, तो पता क्या लगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसको भी देखो उसको गाली देना तो आता है, लेकिन असलियत क्या है। ये लोग बात करते हैं कास्ट की, ये जो कास्ट वर्ड है इसको आप कहिए या तो पुर्तगीज कास्टा या लैटिन कहिए कास्टोस, दोनों ही इंडियन नहीं है। और उनके यहाँ ये कंसेप्ट लागू थे, इट वाज रिलेटेड टू प्योरिटी ऑफ ब्लड। हमारे यहाँ प्योरिटी ऑफ ब्लड का कोई कंसेप्ट नहीं था। एंड दे फोर्स्ड these concepts to our system of stratification which they called varna and jati। और वर्ण की भी एक असलियत क्या है, हर कोई उसको लिखता है वर्ण एंड दे ट्रांसलेट इट एज कलर। रियलिटी क्या है, मैंने भागवत गीता 413, निरुक्त 214, सामवेद, होमो हेरार्किकस है एक एंथ्रोपोलॉजी की बुक, कई सारे रेफरेंसेस लेके फाइनली आई कंक्लूडेड दैट दिस वर्ण इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत बेस व्री विद एक्सपेंशन वर्णा। और मुझे नहीं पता कि लोग ये क्यों लिखते हैं, इससे बड़ा क्लियर हो जाता है, वर्णा मीन्स टू सेलेक्ट। We can select our own social status depending on our ability and experience and behavior towards other and whatever is done. And Varna is assigned by the Guru when you become Snatak. And they say it is by birth.
तो शुरुआत से ही जो है जो गलती चली आ रही है, मुझे नहीं पता हमारे जितने भी सेक्रेट टेक्स्ट है उस सब में ये क्यों मिलता है, जबकि सही तो यही है। ये सही नहीं हो सकता, अगर कोई मेरे को एक्सप्लेन कर दे तो मैं मान भी सकता हूँ। तो हमने जो है शुरुआत की वर्ण से, तो बढ़ते जाइए, जाति का शब्द जो है मनु में आता है, एक जाति द्विजाति करके, एंड दैट टू इन द सेंस ऑफ वर्ण। और जाति शब्द जो है वो भी संस्कृत के ज्ञाति से बनता है। जाति वर्ड जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत जाति, दैट मीन्स किन ग्रुप। किन ग्रुप तो सबके होते हैं, तो जाति में क्या प्रॉब्लम है? वो जाति को कास्टिज्म से क्लैश करके और फिर जाति को अब्यूज़ करेंगे, फिर फाइनली वर्ण को अब्यूज़ करेंगे, फिर फाइनली हिंदुइज्म को अब्यूज़ करेंगे और फिर सनातन को अब्यूज़ करेंगे। अब हिंदू की अगर बात करते हैं, आप शास्त्रों में मिलता है 1 2 3 जगह, कहीं-कहीं इस्तेमाल हुआ था। ज्योग्राफिकल एंटिटी सब लोग जानते हैं, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय राजा राम मोहन राय इन हिज राइटिंग ऑफ 1816। होता क्या है, जैसे ये कॉलोनियल पीपल अफ्रीका गए पहली बार, सो होल ऑफ द अफ्रीका वाज लिविंग इन स्मॉल अनसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज, and they wanted somebody to rule. So they created some units, 20, 30, 40, 50 units create करके एक चीफ बना दिया। शुरू में अफ्रीकन हंसते थे कि चीफ इज सेंट बाय द गॉड, इन लोगों को राज करना, राज करेंगे, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। बट बिकॉज द फोर्स वाज देयर, तो एक जनरेशन नहीं तो दो जनरेशन में होल ऑफ अफ्रीका बिकेम सेंट्रलाइज्ड। इसी तरह से इन्होंने अम्ब्रेला टर्म हिंदू क्रिएट किया। और मनु बैशिंग की जो बात शुरू हुई, आप वो बहुत तारीफ करते हैं ज्योतिबा फुले की। वैसे तो मैंने इस किताब में राजा राम मोहन राय की जो कब्र है लंदन में, उसकी फ़ोटो भी दी है कि वो तो क्रिश्चियन थे वैसे ही। उसी तरह से ज्योतिबा फुले का मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। एक साहब हुए हैं, उनका नाम था टी पडवाल, तात्या पडवाल, और उन्होंने एक किताब लिखी है जाति विभेद विशेषिका, समथिंग लाइक दैट, 1861 और फिर 1865 में, और इन साहब ने उसको पब्लिश किया था। यहाँ से शुरू होता है मनु को गाली देने का मसला। यहाँ बताया गया है कि जो हायर कास्ट जो थी वर्ण के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, कि वो तो अपने आप को जैसे मालिक समझते थे समाज का, और सारी पनिशमेंट लोअर कास्ट के लिए होती थी, शूद्रों के लिए होती थी। पहली बात तो ये है कि शूद्र वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है। ये लोग बात करते हैं 10th मंडल की, और 10th मंडल में भी जो एक बार हुआ है वो एक ही बार हुआ है, और सब हिस्टोरियन कहते हैं कि दिस 10th मंडल इट हैज़ बीन इंसर्टेड लेटर ऑन। मनु नहीं बात करते शूद्र की, ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट 3 वर्णास। और वो क्या कहते हैं कि एवरीबडी, लेट अस से मे बी ही डजंट टॉक ऑफ शूद्र, मे बी ही थिंक्स दैट एवरीबडी इज बोर्न ए शूद्र। जब तक आप नॉलेज गेन नहीं करते, योर बिहेवियर इट इज नॉट अकाउंटेबल। सो व्हेन यू हैव दैट सेक्रेट थ्रेड एंड गो टू गुरुकुल, and whatever your experiences are there with respect to your own guru bhais and with the guru, and when you become graduate, which you call sanatak, and guru assigns you that varna, so depending on your caliber, your nature, his experiences with you, he gives you brahman, kshatriya or vaishya. Those only who could not complete their education or who were not interested in education, they were declared shudras, but their children could become again brahmin, kshatriya, vaishya, and they say by birth है ये तो शूद्र की बात नहीं की जाती कभी भी। लेकिन ये जो है पडवाल साहब, शूद्रों के कान में शीशा डाल दिया। हमने भी बचपन में पढ़ते थे किताबों में, पता नहीं वो किताबें थी कैसी वो। लेकिन अगर हम फिर से आई रिलाई मेनली ऑन मनुस्मृति। मेरा जो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट है इंडियन हिस्ट्री में मनुस्मृति है और इस्लामिक हिस्ट्री है। तो मनुस्मृति क्लियरली कहते हैं, चैप्टर 8 श्लोक 337 338,
शूद्र अगर चोरी करता है तो चोरी के सामान का 8 गुना उसको खामियाजा देना पड़ेगा। और ये लोग इतने पे फुल स्टॉप कर जाते हैं, देखो जी शूद्र को कर दिया। आगे लिखा है वैश्य को उससे 2 गुना, क्षत्रिय को उससे 2 गुना और ब्राह्मण को उससे 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना, 132 गुना कितना भी कर दिया जाए। क्यों? हायर द सोशल स्टेटस, ग्रेटर इज द नॉलेज ऑफ रूल्स एंड ग्रेटर इज द एक्सपेक्टेशन टू फॉलो दोज रूल्स। और उससे एक पहले श्लोक में 336 में लिखा है कि जितने आम आदमी को सजा होगी जिस बात के लिए, राजा को उससे 1000 गुना होनी चाहिए। तो राजा तो क्षत्रिय ही होगा। तो उन लोगों की जितनी भी ब्रेकिंग इंडिया कोशिशें थी, और लेफ्टिस्ट का जो था उससे पहले देखिए हमारे जो 2 सबसे बड़े हिस्टोरियन जिनको हम इंडोलॉजिस्ट भी कहते रहे, एक तो विलियम जोन्स और एक आपके मैक्स मुलर, दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे। मैक्स मुलर को पता है कितनी सैलरी मिलती थी? एक ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर जो इंडिया में सर्व कर रहा है उससे 3 गुना, एंड विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो जाहिर है, और 2 तरह की चीजें लिखते थे। अपने लोगों को बता रहे हैं व्हाट इंडिया, व्हाट इट कैन टीच अस, 6 एसेस वो पढ़ा रहे हैं वहां के लोगों को, जो वहां के ब्रिटिश यहां आकर के सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। और हमें पढ़ा रहे हैं 6 एसेज ऑन इंडियन फिलॉसफी। ये सारी चीज़ें तोड़ मरोड़ करके, उल्टा सीधा करके, जैसे मनुस्मृति की सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म क्या होता है कि इसमें शूद्रों के लिए है, इसमें इंटरकास्ट के लिए है। ओरिजिनली देयर वर 680 श्लोकास इन मनुस्मृति, रेस्ट आर इंटरपोलेशंस। सुरेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, आर्ष प्रकाशन से, उन्होंने 3 मनुस्मृति निकाली हैं। मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन और एक मनुस्मृति और एक और है विस्तृत या ऐसे ही कुछ, विशुद्ध मनुस्मृति। तो उन्होंने बताया है कि इंटरपोलेशन जितनी हुई है, ही हैज एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी वर्ड विद एक्सप्लेनेशन एंड व्हाई इट इज रेलेवेंट एंड व्हाई इट इज नॉट। एंड ही हैज काउंटेड के 1 to 14 टोटल श्लोक हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं, जेन्युइन हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर 5 में अगेन मुद्दा यही है कि देखो किस कास्ट के लिए क्या है। अगर ये सर आएंगे तो इनको ये वाला मीट परोसा जाएगा, ये सर आएंगे तो ये वाला मीट परोसा जाएगा, ये वाला आएगा तो ये मीट परोसा जाएगा। उसी चैप्टर में फिर कई श्लोक हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है श्लोक 551, चैप्टर 551, जिसमें कहा गया है जो शिकार करने जाता है, लेके आता है, दुकानदार को बेचता है, जो टुकड़े काटता है, जो खरीदता है, जो घर लाता है, जो पकाता है, जो सर्व करता है, जो खाता है, सारे क्रिमिनल हैं। अब बताओ कहीं कोई डाउट बचता है वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स के लिए? तो कुल मिलाकर के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने जो नॉलेज दी सारी हमारे लेफ्टिस्ट को दी। हमारे लेफ्टिस्ट ने वो सारी नॉलेज जो है शुरू से लेके, आपको पता ही है पहले 50 ईयर्स जो भी थे, और हमारे जो एनसीईआरटी जब आई, नूरुल हसन हमारे जो शिक्षा मंत्री थे, क्लियर गाइडलाइंस थी हिस्टोरियंस को, ड्यूरिंग मिडिवल रूलर्स जो है उनको क्रिटिसाइज नहीं करना कभी भी, कोई भी एट्रोसिटी नहीं मिलेगी आपको हिस्ट्री में। जबकि तुज़ुके जहांगीरी में जहांगीर खुद कहता है कि मैं और मेरे अब्बू एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए, हम दोनों ने मिलके 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया होगा, फिर भी कोई ना कोई रोज़ सिर उठा देता है। हमारी हिस्ट्री नहीं कहेगी। और दूसरा, मॉडर्न इंडिया में नेहरू गांधी फैमिली के अलावा किसी को हाईलाइट नहीं करना, वो नहीं किया गया। और आपके अबुल कलाम आज़ाद जो हैं, जो अपना पहला इलेक्शन हार जाते हैं रामपुर में, और नेहरू ज़बरदस्ती वो बूथ कैप्चरिंग करके जितवाते हैं उनको, आप उनसे क्या उम्मीद करते? और ये लोग, मैं आपको बताऊं, ये लोग दे वर नेवर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, ऑल द मुस्लिम लीडर्स। क्यों? उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान बन गया तो हमारी पावर कम हो जाएगी, इंडिया में हमारी पावर डिल्यूट हो जाएगी। दे वांटेड होल ऑफ इंडिया, गजवाए हिंद। और ये हमारे सो कॉल्ड नेशन लीडर जो हैं, जिन्होंने हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई और हमारे जो विचारों को शुद्ध किया जिस तरह से,
ये उनकी मेहरबानी थी और अब तक चलता रहता। मैं तो सिर्फ़ इतना जानता हूँ, सोशल मीडिया नहीं आता, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे विचार जैसे हैं उस तरह के होते हैं। तो ये वाली डिबेट सर आजकल बहुत चल रही है कि बर्थ बेस्ड वर्ण था या नहीं। मेरे भी एक मेंटर हैं शंकर भारद्वाज खांडेवली, उनके साथ मैंने संगम टॉक्स पे कई कॉन्वर्सेशंस करी हैं। शास्त्रों में काफ़ी ज्ञान है उनका भी। और डॉक्टर भरत गुप्त अभी ऑफिस आए थे, उनका छोटी रिकॉर्डिंग है, मैं शायद देखता हूँ अगर अभी पुल आउट कर सकूँ और प्ले कर सकें। इन दोनों का क्लियर मानना है कि वर्ण बर्थ बेस्ड ही होता है। तो अब क्यों बोल रहे हैं मुझे ये तो नहीं पता है, मगर वो बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु में वर्ण है। एक फूल में भी वर्ण है, पत्थर में भी वर्ण है। जब मंदिर बनाने के लिए पत्थर अर्जित करने पड़ते हैं, उसमें मेल फीमेल भी टच करने से, जो शिल्पकार होते हैं वो टच करने से भी बता सकते हैं अपनी एनर्जी की, इस पत्थर में एनर्जी कैसी है। जैसे अभी राम जन्मभूमि के लिए एक शिला आई, वो काली नदी से नेपाल से उसको लेकर आए, तो वहाँ बहुत सारे पत्थर हैं, मगर कोई ऑकल्ट है जो भी कहेंगे वो रिकग्नाइज़ कर पाए इस पत्थर से मूर्ति बनेगी। तो इसी तरह से वो कहते हैं फूल में भी, एक जानवर में भी, स्पीशीज़ में भी और हर मानव में अलग अलग ये 4 वर्ण प्रेजेंट रहते हैं। और ये मुझे लॉजिकल इसलिए लगी बात क्योंकि एक आत्मन अपनी जर्नी पे है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। उस जर्नी के दौरान अलग अलग शरीर, अलग अलग माँ बाप, अलग कोख में पैदा हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि, अब ये मुझे क्लियर नहीं है कि क्या ब्राह्मण बनना एक एलिवेशन का पाथ है, या कभी ब्राह्मण हुए, कभी शूद्र हुए, कभी वैश्य हुए, कुछ रैंडम चॉइसेस बेस्ड ऑन द टाइम्स यू आर बीइंग बॉर्न इन, सर्कमस्टांसेस यू आर बीइंग बॉर्न इन। उस सोल की, उस आत्मा की जर्नी में कौन सा सबसे सूटेबल है उसके एक्सप्रेशन के लिए। अगर चारों वर्णों की बात करें तो कहीं भी वर्ण विभेद की बात सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के एंगल से हायर और लोअर की नहीं है। कहीं ये नहीं आता कि बर्थ बेस्ड है, मनुस्मृति में भी। वर्ण का अर्थ ही बदल जाएगा, फिर आप दूसरा शब्द कोई ले आइए, वर्ण मत कहिए उसको। और दूसरा ये है कि ये जो भी वर्ण थे, ये डिवीजन ऑफ लेबर था, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कंसेप्ट नहीं था। बट डिवीजन ऑफ लेबर भी बेस्ड ऑन कुछ प्रोक्लिविटीज होती होंगी, कुछ लीनिंग्स, आपकी क्वालिटीज है ना, क्वालिटीज के ऊपर। आपको पढ़ने लिखने का मन है और उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल हैं तो आप पुरोहित बनेंगे। बट वो तो सिर्फ वैदिक उसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मतलब जो कैलाशनाथ, अगर उससे पहले की बात करें तो सतयुग में सारे ही ब्राह्मण थे, फिर डिवीजन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ी तो फिर क्षत्रिय आए त्रेता में, फिर डिवीजन ऑफ ज़रूरत की पड़ी तो फिर वैश्य आए। ये डिवीजन ऑफ लेबर ही सारा मुद्दा रहा है सर। और डिवीजन ऑफ लेबर में कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता, ये लेफ्ट का मामला है। वो जानबूझ करके उन्होंने जो है वो द्विविभाजन पैदा करना है और संघर्ष की बात करनी है उनको। हमारे यहाँ तो हमेशा समन्वय की बात होती है। अब जैसे अगर परशुराम का देखें कि मूवमेंट तो है, परशुराम ब्राह्मण थे मगर क्षत्रिय का काम किया, मगर वो क्षत्रिय का काम कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं है कि वो क्षत्रिय बन गए। गुरु द्रोण, उसमें भी क्या है मैं आपको बताऊं, आप जो गृहस्थ में आप जा रहे हैं 25 की वर्ष की आयु में, पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास को जा सकते थे। दूसरा क्या है कि आपके गुरु ने आपको एक स्तर दिया है, आप अगर खुश नहीं हैं तो आप किसी दूसरे गुरु के पास जाकर के दूसरा वर्ण ले सकते थे। 35 से 40 साल की उम्र तक भी लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे। शिक्षा ये कौन सी शिक्षा थी? मतलब कुछ जैसे स्कल्पचर्स की शिक्षा, टेम्पल बनाने की शिक्षा, साइंस, मैथमेटिक्स। तो जो शिक्षा कोई भी शिक्षा ले सकता था वो ब्राह्मण होता था? नहीं, वो गुरु ने निर्धारित करना है भाई कि आप क्या बनेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर नेम कुमार जैन है, 42 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और विज्ञान लेखन, विशेषकर अपने शास्त्रों में जो विज्ञान है उस पर काम करता हूँ। 2 मेरी विश्व प्रसिद्ध किताबें हैं, साइंस एंड साइंटिस्ट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक टू मॉडर्न,
दूसरा हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड। बात यह है कि हमारे यहाँ डिवीज़न कहीं पर भी होता है, डिवीज़न तो करना ही पड़ेगा एक व्यवस्था को लागू करने के लिए। कॉलेज है तो कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज़ के अनुसार, डिफरेंट रूम्स के अनुसार डिवीज़न करना पड़ेगा। एक नेचुरल डिवीज़न 4 सोचे गए, तो उस 4 के अंदर जो है वो अलग अलग काम बांट दिए गए। और जो सर्विस क्लास को उसको शूद्र कहते थे, मतलब जो अपनी मेहनत का बदले में राशि ले रहा है वो शूद्र है, जिसको हम आज मॉडर्न ज़माने में सर्विस क्लास कहते हैं। सर्विस क्लास इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू शूद्र। मैं प्रोफेसर रहा 42 साल, कोई मुझसे पूछता था NK जैन साहब कौन हो, जैन नहीं कहता था तो पूछते थे, क्योंकि एक आदत पड़ गई हमको कास्ट सिस्टम, कास्ट कन्फ्यूज़न में जीने की। तो मैं कहता मैं शूद्र हूँ, कहते भाई आप तो जैन हैं, आप तो टीचर हैं, ब्राह्मण हैं। मैंने कहा ब्राह्मण तो हूँ जब मैं फ्री पढ़ाता हूँ, क्लास के बाद जब मैं फ्री पढ़ाता हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, और जब मैं तनख्वाह ले रहा हूँ तो मैं सर्विस क्लास हूँ। तो सर्विस क्लास तो शूद्र होता है, तो मैं तो शूद्र हूँ। तो मैं 42 साल यूनिवर्सिटी में अभी भी जब मैं क्लास के बाहर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, और जब मैं पैसे ले रहा हूँ उसके बदले तो मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण जो है शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा आगे देगा। शूद्र है वो सर्विस करेगा, और जो बाकी बिजनेसमैन वैश्य करेगा। एक जो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय है। ये 4 प्रकार के मोटे तौर से डिवीज़न थे। वो धीरे धीरे क्या हुआ, इसके कई कारण हैं। कास्ट सिस्टम में क्यों बदल गया? वेस्टेड इंटरेस्ट, जैसा कि इन्होंने भी कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट ने अंग्रेज़ों और हमारे ऊपर जो राज करते रहे, उनके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। मुसलमानों के अपने थे, अंग्रेज़ों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। उस वेस्टेड इंटरेस्ट से उन्होंने डिवीज़न को एक गदरा कर दिया, एक नेचुरल डिवीज़न की कारण आज भी वर्ण सिस्टम चल रहा है। जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, जितने भी शादी ब्याह होते हैं, हम वर्ण की बात करते हैं, उसके बगैर संपन्न नहीं होता, कास्ट की बात नहीं करते। तो वर्ण सिस्टम आज भी है, वो सिस्टम है। जो कास्ट है वो कन्फ्यूज़न है, और वेस्टेड इंटरेस्ट उसको खींचे चले जा रहे हैं, उस कन्फ्यूज़न को। अब आजकल के पॉलिटिक्स में कि भाई जनसंख्या होगी तो कास्ट बेस होगी, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कास्ट को एस्टेब्लिश करने की बार बार कोशिश होती है, पर एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। जिस दिन एस्टेब्लिश हो जाएगी, हमारे ब्याह शादियों में भी वो कास्ट ही बोली जाएगी, अब कास्ट नहीं बोली जाती है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल उल्टा है। एस्टैब्लिश तो बुरी तरह से है, चाहे वो समाज में किसी तरह से हुआ हो, बट एस्टैब्लिश तो बुरी तरह है। हमारे सारे समाज में, यूपी में जाइए, तमिलनाडु जाइए, काफ़ी ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है हमारी सोसाइटी में। मुझे बार बार ये लगता है कि 1700 लेट 1700s 1800s में ब्रिटिश आए और इतना परवेसिव उन्होंने सिस्टमिक चेंज कर दिया कि हम सब सुपीरियॉरिटी और उसमें फंस गए। कोई उससे पहले जातिवाद नहीं होता था। सुजुकी जहांगीरी में जहांगीर खुद कहता है कि ये हिंदू लोग एक मोहल्ले में इतने घुल मिल के रहते हैं कि उनके स्ट्रेटिफिकेशन का पता ही नहीं लगता, और सबका एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है मोक्ष। विल ड्यूरेंट, अमेरिकन हिस्टोरियन, इंडिया में आता है, 1930 में आकर के किताब लिखता है, ए केस फॉर इंडिया। वो कहता है कि इंडिया में कास्ट कभी भी नहीं रही, सिर्फ जो है गिल्ड हुआ करते थे। अब इसकी शुरुआत मैं बताता हूँ। ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने पता था राज कैसे किया जाना चाहिए, तो उनको जो है वो चाहिए था। मैकाले ने जो किया, मैकाले से पहले भी 40 साल पहले से कोशिशें हो रही थी, हमारी आज की चर्चा का विषय नहीं है वो। तो मुद्दा ये था कि एक एजुकेशन थी और एक समृद्धि थी। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ आमतौर पर 15% होते थे टैक्स, हालांकि समृद्धि डाउन हो रही थी। 1000 AD में आवर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड GDP वाज 32.4%। 1700 औरंगजेब के मरने से ठीक पहले दैट वाज रिड्यूस टू 16%। उस टाइम जो है 15% टैक्स थे। एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा था, 98% लिटरेसी थी सर। धर्मपाल जी एक गांधी जी के शिष्य थे। गांधी जी ने उनको भेजा इंग्लैंड में कि सारे रिकॉर्ड हाथ से लिख के लाओ, और उन्होंने किताब लिखी ब्यूटीफुल ट्री, अंग्रेज़ों ने बैन कर दी, 2000 में फिर से छपी है, सारे डिटेल्स हैं। 98% में क्या शूद्र नहीं आएंगे, क्या मुस्लिम नहीं आएंगे? 6 to 47% टीचर्स थे अलग अलग जगह पे, ब्राह्मण 6 to 40, बाकी कहाँ से आएंगे? तो एजुकेशन जो है वो
करते हुए इन्होंने क्या किया, हर स्कूल एक टेम्पल से जुड़ा था, लोग लिबरली टेम्पल को डोनेट करते थे एंड मोस्टली दीज वर आर्टिजन काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि ब्राह्मण के पास कहाँ से धन आएगा, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, क्षत्रिय के पास कौन सा आएगा जो व्यापार करता था, तो व्यापारी कम्युनिटीज के पास बहुत वेल्थ थी एंड दे लिबरली डोनेटेड टू टेम्पल्स। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सो कॉल्ड जिनको लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने लैंड रिफॉर्म्स कह दिया, टैक्स 54%, छोटे फार्मर्स को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, या तो बड़े फार्मर्स को या फिर अंग्रेज़ों को। जो जजमानी सिस्टम जो शुरू हुई, जो हमें पढ़ाया जाता है कि आदिकाल से चली आ रही है, मजबूरी थी, गई, वेल्थ गई, एजुकेशन गई, बिकॉज टैक्स रेट वाज रीजन टू 54%। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तंजौर जिसको आप आज कहते हैं, तंजावुर था उस वक्त, डेल्टा में बसा हुआ है, वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं। चोलास थे और उनकी हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, जो हमें कभी नहीं पढ़ाई जाएगी। कमज़ोरी हुई, कुछ लोगों ने दगा किया, डाउनफॉल आया, मराठों के हाथ चले गए। उधर से हैदर अली जो है वो बार बार परेशान करता था, हैदर अली ने फ्रेंच के साथ टाई अप कर लिया। टाई अप में क्या लिखा, हम दोनों मिलके हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, जीत के आधा आधा बांट लेंगे। मराठों ने जो है अंग्रेज़ों के साथ टाई अप किया। अब क्योंकि टीपू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, इसलिए वो देशभक्त हो गया, वो जो आधा आधा बांटने की बात तो ख़त्म हो गई। तो मराठों का बाई चांस वहाँ के राजा की जो है कोई मेल हेयर नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने उसको पॉलिसी ऑफ लैप्स में ले लिया। वो 15% टैक्स जो था वो फिर 54% हो गया। तो जो राजे थे, रजवाड़े थे, जो अंग्रेज़ों के अंदर चले गए, उनके पास भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं रहे, वो भी बहुत सारी वेल्थ खरीदा करते थे, कॉस्टली चीज़ों को। बाकी जो है वो वैश्यों के पास इन जनरल नहीं रहा, छोटे किसान के पास इन जनरल नहीं रहा। करोड़ों लोग बिना ज़मीन के और बिना एजुकेशन के जो बन गए, उनको इन लोगों ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया। दैट इज़ द कम्युनिटी दैट। एक एग्जांपल देना, दुसाद करके कम्युनिटी होती है ईस्टर्न यूपी और बिहार में, लेटर मुगल पीरियड में। जो लोकल सरदार होता था मुस्लिम, उसने कायदा बना दिया कि आप लोग जो हैं हो गए राजपूत घर के होंगे, जब भी आपके यहाँ दुल्हन आएगी तो पहले जो है सुहागरात मेरे यहाँ मनाएगी आके। एंड टू सेव देयर प्रेस्टीज व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड सुअर पालन। जब दुल्हन आए, उन्होंने कहा भी पहले हम जो है कुल देवी की पूजा करेंगे, फिर भेजेंगे। उन्होंने कहा अच्छा। आए, सुअर को काटा, उसको जो है नहला दिया, हाथ पैर धुलवा दिए सुअर से, और छोटी सी हड्डी सुअर की गले में बांध दी और भेज दिया उसके पास, और सुअर को तो हाथ लगाएगा नहीं। एंड दैट वे दे सेव देयर, और हमने उनको अछूत घोषित कर दिया। मैं तो इसमें किताब में लिखा है कि हमें डूब मरना चाहिए कि जो लोग जो हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कितने विकल्प खोज सकते थे, और हमने जो है इस ये जो सिस्टम जो ब्रिटिश ने हमें दिया, हमने आँख मूंद के वी आर द सुपीरियर वंस करके जो है वो कास्ट बन गए सारे। जी, thank you very much for your contribution, especially about Varna, because like yourself, I came to the conclusion and understanding that Varna is to do with a choice. We have it in Swayamvar, and in English we have प्राकृतिक वर्ण स्वयं वर्णम। Bilkul. And we have it in English in variety, in variation, var. It's always to do with a range and a selection. So thank you for the root of that. That's appreciated. But I'm going to do this in English because in English there is a problem. And every time I hear people fall into this one trap, which is birth-based. Okay? Everybody says that Varna is not birth-based. Varna is birth-based. Okay? Now that's normally assumed to be such a contentious statement because birth-based does not mean hereditary. When I say birth-based, I mean that the gunas which are formulated at the time of your janam, whether you have satya, whether it's sattvic, whether it's rajasic, whether it's tamasic, that is what determines your varna at the moment of your birth. And anybody can check their janam patrika and see what it says for you at varna.
If you go into the internet and there is a Varna calculator, just put your details in and see what happens. So it is entirely birth-based, and the whole point of sadhana is to go beyond the gunas. So anybody can do sadhana and transcend the influence of the birth varna, because you transcend the gunas. You become trigunatit, beyond the influence of the gunas. So whenever somebody says varna is not birth-based, I always say, does he mean or she mean it's not hereditary? And it is not hereditary. Ours is a darshan-based tradition. So nobody sat down and created Varna Vivastha. What we did is we scrutinized and looked for a darshan of how do things actually work. And what they saw was that actually there are people with those various mixes. And Krishnaji says this in the Gita. He says, I have created 4 archetypes. I have created 4 molds of people who are needed for any society. So I would like at some point for the two of us to set in stone this difference, this confusion between birth and heredity. Now I have 3 boys and I have had their Janam Patrikas done, and they each of them have a different Janam Varna. In my own family I have 1 Brahmin, I have 1 Shudra, and I have 1 Kshatriya. And the Kshatriya has a hand which belongs to a Kshatriya. If he hits somebody, they would remember their previous generations, their next generations to come. My Varna is Kshatriya by Janam. And so the caste system says, no, you're a Brahmin and you are higher and you are an oppressor. So this is the one point that I think if we can help some people get clarity on it, that Varna is birth-based, but it's not discriminatory, it's not hierarchical, and it's not exclusive. So you both are agreeing that it is not hereditary, but it is birth-based on the proclivities, He's talking about gunas, that gunas way, of the Atman. Of this, I mean, for ease, I'll just call it soul, if that's okay, and not Atman. Okay, I'll call it Atman. Yeah, based on the proclivities, the leanings, or whatever is the journey of the soul, of the Atman, that Atman is taking birth in a certain family. Is it not more likely that if it is a Brahmin family, and by the way, I'm not Brahmin for disclaimers purposes, I'm probably much lower down if you like. But I'm defending that. To get out of the vocabulary, upper Yeah. and lower and Yes, higher and yes. it's So I actually want to find out, and so sorry, sir, I will keep playing a devil's advocate. मैं बिल्कुल ये वर्ना बाय चॉइस होता है और इस सब में था. देन पिछले 2 साल में मेरे को ये जिन लोगों के साथ उठा बैठा हूँ, सीखा हूँ, उनसे बिल्कुल टर्न हुआ हूँ, इंक्लूडिंग डॉक्टर भरत गुप्त, शंकर भारद्वाज. हमारा एक प्रोजेक्ट है धर्मराज है, उसके आपको डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए या तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा. इस लेवल पे तो आप डेविल्स एडवोकेट नहीं बन सकते, मतलब गिरना पड़ेगा. दोनों में से. अच्छा, तो अब क्या करें? कुछ प्रश्न है वो आंसर कर दीजिए. इज़ इट नॉट मोर लाइकली दैट अगर कोई आत्मन एक ब्राह्मण जहाँ माँ और पिताजी ट्रेडिशनली एक सर्टन ऑक्यूपेशन में है, इज़ इट नॉट मोर लाइकली दैट there will be progress in that Atman? Equally, for example, मैंने एक बारी किसी को बोलते सुना कि जब हम गाँव की ब्रीडिंग करते हैं काउज़ की, तब हम उसको मतलब टू प्रोग्रेस द ब्रीड बोलते हैं, मगर इंसानों में अगर ये करें तो उसको कास्ट सिस्टम बोल देते हैं. Are you getting the point? So if in traditionally अगर 4, 5, 6, 10, 15 generations में अगर क्षत्रिय हैं, and then the kids being born will naturally have better genes Totally to be a different. That kshatriya. is race, that is breed, that is not caste. No, caste नहीं sir, but at least नहीं, वर्ण तो वो है. breed तो अलग Caste बात. तो समझ गए, No, caste को breed अलग is छोड़ something देते very हैं एक different बारी. from. You can call it a race of the animals. No, but But you can we, also in call humans, it we don't varna. have race. We have already denounced the concept of races in humans. No, but you can call it varna. You can say that the people being born in that, the both in body and in mind, in karma will have more leanings of being a kshatriya. This is a journey to be embarked upon with a little bit of preparation, as opposed to tossing little snippets in. But I think in today's conversation, if we can just get clarity on the difference between birth-based and hereditary-based, that would be such a big leap forward. And if we can get everybody to go to this Varna calculator, you'd be amazed. And there is no compulsion.
try it, test it, and see it. I did it. I'm an ex-mathematician, so I did an empirical study with over 100 people who I knew and monitored their responses and their actions throughout their life. And the correlation... Any day you can have a stream with him, cosmogony and theogony, and I'm giving matter for your next interaction with him. So this would be a great conversation, yeah. But this, well, you started it with the birth-based observation right at the beginning. The moment you said birth-based, oh no, we're going to have to clarify this. The distinction between birth-based and hereditary, which always happens when people have this conversation in the English language, is a distinction we should make absolutely crystal clear and prevent the conflation. So I'm really enlightened with your views. But I was told Varna means color. You said it means to select. तो एक तो ये बात, वर्ण का मतलब कलर. Then two observations very quickly. I will not take that much of time. Firstly, we all have actually got accustomed to that now this reservation has come to stay and it's not going anywhere. और वो ऐसा, मैं बाकी बात हिंदी में बोलूँगा, कि ऐसा जलता हुआ अंगारा हो गया है वो, कि उसको कोई भी हाथ में लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, शरीर ही जल जाएगा. दूसरी बात ये भी मैं हिंदी में ही बोलना चाहूँगा कि जातिगत जो जनगणना है उसको बार बार उछाला जा रहा है और मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निश्चित है तौर पे बनेगी या कोई भी और सरकार आएगी वो अब उसको अनिश्चित काल तक टाल सकती है. 1931 में हुई थी, मेरे ख्याल से 2031 तक वो अवश्यम भावी है. और उसके बाद जो राजनीति चलेगी, जो विमर्श चलेगा, वो कम से कम जो पिछले 10-1 वर्षों में एक विमर्श बनाया गया है उसके बिल्कुल विपरीत भी जा सकता है. तो ये मेरी एक आशंका है, यदि आप इसका समाधान कर सकें तो बड़ी मेहरबानी. रिजर्वेशन नहीं जाने वाली. 5 years ago I had a video, must reservations go question mark. अब छोड़िए उसको. आज का मैं कहता हूँ आरक्षण होना चाहिए और सिर्फ उन लोगों के लिए होना चाहिए जो पहली से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़े. कोई एससी जरूरत नहीं रहेगा, कोई एसटी जरूरत नहीं रहेगा, कोई ओबीसी नहीं, कोई क्रीमी लेयर नहीं, कुछ जरूरत नहीं रहेगा. हैं, एसटी चपरासी अगर उसके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं अगर, तो नहीं मिलेगा उसको. तो इस तरह से अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ना मिले, लेकिन मिले उसको जो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा, जिसकी मजबूरी है. जिसकी मजबूरी है उसी को तो मिलना चाहिए ना. दूसरा, जाति और जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है सर. अब मैंने तो जब पहली बार हुई थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी. चलो आपने गणना कर ली, अब क्या करोगे, उसका चाटोगे उसको क्या? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आपके पास कुछ मॉडल नहीं है. जाति तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव टू क्रिएट ए कास्टलेस सोसाइटी, और ऊपर से फिर वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड की कैटेगरी और बना देता है. पहले तो अंग्रेज़ों ने ब्रेकिंग इंडिया किया SC ST करके, फिर वो आपने जो है वो एक्स क्रिमिनल बना दिए, फिर उन्होंने वॉरियर कास्ट बना दी, मराठा और इधर सरदार, और इन्होंने बाद में सारा बंटा था जो आज़ादी के बाद कर दिया. कुछ नहीं होने वाला सर. जाति तो चाहिए ही नहीं ना सर. जाति तो जाति नहीं है, प्रॉब्लम है ये. लेकिन उसका जाति की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी जब स्कूल में आप जो है आरक्षण उस बेस पे देंगे. जाति का तो सारा इम्पोर्टेंस ही रिजर्वेशन है सर. I just have some observation and some what I think are critical suggestions. The observation, well, it's a wonderful piece of work, and you know all this. But what I'm saying, what I fear is that in its exposure, it's getting very limited. हम अपना जितना भी कर दें, we are not being, unless all the awareness of the societal damage that has been done by the British, unless it percolates to the school level, तब तक ये होगा नहीं. इसका awareness कोई वो, and for that we have to strategize. And I feel, having discussed with many people including Satish ji, that the best form of defense is not keep defending but to attack also. Now unless we also show that the acute presence of casteist narratives and the casteist characteristics in the Abrahamic faiths, जो कि बहुत हैं. इसी in Judaism, for example, the inner sanctorium जो tents के बनते थे, उसमें only one family was allowed, and the mandate is कि कोई और आएगा तो you have to kill that person.
not to just ostracize. हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. In Islam, the Quraysh were handed over the key to the mosque, and only their family has the right. So all these, and ये तो मैंने 2 examples बताए, and there are hundreds of such examples where there are what they are pointing fingers. They are trying to. They were all carrying that baggage when they came to India, और उसी baggage में हमारी पूरी व्यवस्था को उसी मोल्ड में डालने की कोशिश की, एंड दे हैव दिस हॉच पॉच. इस एस्पेक्ट को बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है. आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड द बुक, कि हाउ मच ऑफ दैट हैज़ बीन कवर्ड इन द बुक. सोशलाइजेशन, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, या तो घर में होता है या प्राइमरी स्कूल में होता है. घर में जब तक हमारे यहाँ एल्डर्स हुआ करते थे तो वी हैड अ मैकेनिज्म. स्कूल में तो आप भूल ही जाइए, अनलेस यू हैव आवर ओन सिस्टम ऑफ स्कूल. पाठशाला जिसको हम कहते हैं वो तो होती नहीं. मैं कई बार कह चुका हूँ, एनसीआर जब से ये नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, या तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, टीचर्स है तो बुक्स नहीं है, बुक्स है तो लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो वॉशिंग वो नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है. एक एनसीईआरटी के डायरेक्टर जो है वो सेमिनार कह रहे थे कि लिख के क्वेश्चन पूछना. मैंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन ही बंद कर दिया. अब बेवकूफ़ बना रहे हो. ये तो सर ओनस लाइज ऑन ऑल ऑफ अस. सिटीजनशिप बिगिंस एट होम. हम घर में अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तभी कुछ होगा. अदर्स वही दीप से दीप जले वाली बात होती है सर. जैसे आपने कहा कि गुरु डिसाइड करता है वर्ण, ये कहाँ आता है और ये ट्रेडिशन कब टूटा? सर ऐसा है कि आपने वो सिस्टम ही नहीं रखा तो टूटना ही था ना. मैक्स मुलर जो है कोट करता है इत्सिंग को कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था, और वो इत्सिंग कहता है अपने चाइनीज़ ब्रदरन को कभी इंडिया आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हो कभी. वो सिस्टम जो है हमारे 17वीं सेंचुरी तक चलता रहा है. ये बताया था मैंने कि जब से जो है आपने कैश इकोनॉमी इधर करके और सारा सिस्टम तोड़ दिया आपने, लैंड रिकॉर्ड जो है उधर आपने गड़बड़ कर दिए, इकोनॉमी इधर से तबाह कर दी, तो कहाँ बचेगा शिक्षक, कहाँ बचेगा? मतलब जैसे गुरु तो आजकल भी होते हैं जो पढ़ाते हैं. कहीं गुरु, मैं अपने आप को नहीं कहता था, मैं डांट देता हूँ, गुरु होते थे महाभारत में. नहीं, बट हमारे तो शंकरापीठ हैं, सब हैं, वो आज तक नहीं सुना आई कि एम वो प्राउड टू वर्ण बी ए कोच, दैट्स ऑल. अब गुरुओं का पता नहीं, मैंने तो नहीं देखे आजकल गुरु. देखिए शिक्षक होता है, आचार्य होता है, फिर गुरु होता होगा तो होता होगा, पता नहीं, नहीं. आप ही आचार्य बताइए तक तो मैं जानता आपने हूँ. बताया कि वो वर्ण डिसाइड करते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि कोई गुरु के पास जाते होंगे और अपने कुछ साल व्यतीत करते गुरुकुल, होंगे. आपको मतलब गुरुकुल का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है? नहीं पता है सर. हाँ बस. मैं तो अभी भी तो गुरुकुल चलते हैं, मगर मैंने अभी के समय में कभी नहीं सुना कि तुम्हारा आपको वर्ण जान के हैरानी क्षत्रिय- होगी, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो ब्राह्मण पैदा कर रही है शूद्रों में से. पता है आपको? नहीं पता है, जबरदस्ती के बनाकर उनको एजुकेट करके टेंपल्स में बाकायदा डालते हैं उनको as a श्लोक priest. रटा रही है और उनको हवन यज्ञ करने के तरीके बता रही है. राजस्थान गवर्नमेंट भी कर रही है. तो पहले के गुरु भी ऐसे ही करते थे? ना नहीं करते थे ना. तो सर वही- सोशल सिस्टम की बात हो रही है. हम्म, ये जो है आपका पॉलिटिकल माइलेज की बात हो रही है. Correct, वो तो मैं दोनों समझ को गया. कहाँ तो एग्जैक्टली तो मेरा क्वेश्चन तो वही है ना कि ये कहाँ आता है ये वाला, और ये सिस्टम बिल्कुल ही कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ कि गुरु डिसाइड कर रहा है कि बच्चों का वर्ण कौन सा है? टिल पोस्ट वैदिक तो मेरे को पता है, इट वाज देयर. जबकि आर एस शर्मा वगैरह कहते हैं कि नहीं था. इवन अप टू गुप्ता पीरियड इट वाज देयर. लेकिन उसके बाद की, शंकराचार्य के बाद की मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है. मैं बताया था मैं एक किताब लिख रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो कोशिश मेरी यही है. सो आदि शंकराचार्य के बाद, सो अगर आई डोंट नो कौन सी डेटिंग आप ले रहे हैं, 8th सेंचुरी वाली या BC मैं तो एक डेट ऐसी ले रहा हूँ कि 1300 साल की हिस्ट्री भी गुम है हमारी, अच्छा वो भी खोज रहा हूँ बीच में. ठीक है. आप जैसे बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि जैसे अमित शाह जी बोलते हैं क्रोनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अगर बोले क्रोनोलॉजिकली कब से शुरू हुआ, मतलब वर्ण कब से कास्ट में बदल गया? जैसे लेफ्टिस्ट आर्गूमेंट देते हैं कि मेगास्थनीज का इंडिका देख लीजिए, वहाँ पे कास्ट के डिफरेंट वर्ड यूज़ किया गया है. किसमें? मेगास्थनीज का जो इंडिका ना वहाँ पे ना इंडिका ना वहाँ पे आप गूगल सर्च कर लीजिए, मतलब मैं तो इंडिका पढ़ा नहीं हूँ,
मैं गूगल से इसमें है, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सर्च किया हुआ है। हाँ, ही जस्ट सेज दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, दैट्स ऑल। नाम तो नहीं, कोई कास्ट वास्ट नहीं है। और वो कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि स्लेव नहीं होते। आर.एस. शर्मा लिखता है कि स्लेव तो एशियन टाइम पे थे, पर उनकी हालत इतनी अच्छी थी कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता था। यार ऐसे स्लेव तो हर जगह होने चाहिए फिर। मतलब ब्राह्मण कुछ ऑक्यूपेशन नहीं था, वो आर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, ब्राह्मण, हाँ, आर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। और वही तो मैं कह रहा हूँ, आर.एस. शर्मा पढ़ेंगे तो वही होगा। आर.एस. शर्मा की एक बात बताऊं, आर.एस. शर्मा सेज दैट ट्राइबल्स हैव बीन एंगेज्ड इन स्लेव ट्रेड्स, सो आर्यन मस्ट हैव आल्सो इन्वॉल्वड इन इट। और उन्होंने, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी तो क्यूरियोसिटी होनी थी, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, तो मैंने उसका रेफरेंस खोजा, तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट लैंडमैन का उन्हें रेफरेंस दिया, जिसने सोलोमन आइलैंड में स्टडी किया था 1911-12 में, एंड ही पब्लिश्ड ए बुक इन 1934। और वो लैंडमैन क्या लिखता है कि दे वर कंपेल्ड फॉर दिस स्लेव ट्रेड अंडर द प्रेशर फ्रॉम द सी पायरेट्स एंड द स्पेनिश रॉयल्स। सो अगर कोई फोर्स कर रहा है डंडा तलवार लेकर के आप कर रहे हो, और फिर उसको 1500 एडी की बात को 1500 बीसी आर्यन से जोड़ दिया आर.एस. शर्मा ने। Sir, namaste. Sir, what is the way forward to stop this conversion activities which is taking place throughout the country, sir? Because they are targeting Hindus based on caste oppression and based on the poverty which is there among the people. So these are the things which is there. Which are the way forwards for the tools for the conversion for the missionaries also, so or from the Muslim community as well. So what are the ways to stop this conversion, and what are the ways back to get these people? So I can write another book on this. Yeah, no, I'm just asking. That because is too vast an issue. Look, firstly, there are 3 types of people who are anti-Sanatana: leftist, neo-Buddhist, Islamist. What are you doing against them to counter them? Nothing. Then you have the state. All India Muslim Personnel Law Board किस लिए आया था? To codify Islamic law. क्या किया आज तक? कुछ किया? फिर बाकी जितनी भी तंजीम है इस्लाम की, हाँ, जो जब भी चाहे नोटिस लिख दिया, ये ज़मीन जो है वो अल्लाह की है और दे दो। कुछ किया हिंदूवादी सरकार ने? 4 लाख से ज़्यादा मंदिर सरकार के कब्जे में हैं, कुछ किया सरकार ने, हिंदूवादी सरकार ने? कुछ नहीं होने वाला सर, खड़ा होना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेल द सरकार डू इट। So these are the overall issues, like you are saying these are all the main kinds of issues, sir. What I come ऐसा है, from सो चेंज के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वन इज रिसोर्सेज, सेकंड इज माइंडसेट। हमने माइंडसेट बनाने की भी कोशिश नहीं की, और सोर्सेज तो हमारे सारे हम लोगों ने जो है वो चंदे में दे रखे हैं। No, my question is caste paving a way forward to for as a tool for all these kinds of missionaries or conversion activities? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कोविड के दौरान जितना कन्वर्शन हुआ है ना, यू कांट इवन जस्ट इमेजिन। पंजाब में बिफोर कोविड क्रिश्चियनिटी वाज 1.5%। मेरे हिसाब से अब 10% पहुंच चुका है, कुछ लोग तो 12% कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को नहीं पता या लीडर्स को नहीं पता या आरएसएस को नहीं पता? फिर issue is so serious that I don't think with this small group we can conclude anything about it, but awareness and march against all these breaking India forces is required. नहीं कर रहा कोई भी सर। मेरे को कई बार डेथ थ्रेट मिल चुकी है एंटी इस्लामिक बोलने पे, पर मैं क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। आपने अभी छोटे से अपने लेक्चर में शुरुआत में 2 पॉइंट्स और बोले थे, उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए ज़रा। आपने, अगर मैंने ठीक से सुना, दोज हु कुड नॉट बी एजुकेटेड बिकेम शूद्र। सर, ना तो एजुकेशन, ना ही वेल्थ, नौकरी मिल नहीं सकती। उनको डिक्लेयर कर दिया उन लोगों ने साइमन कमीशन के बाद कि ये क्षुद्र लोग हैं, एजुकेशन भी नहीं है। नहीं, आप उस समय बता रहे थे कि गुरुकुल के समय में, गुरुकुल तो बंद, जब फंडिंग नहीं होगी स्कूल की तो गुरुकुल बंद हो गए। ये आप सॉरी एंशिएंट टाइम्स पे चले जाते हैं आपने। नहीं, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ सर, 18th सेंचुरी की। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस था ये 18th सेंचुरी के समय में का नहीं था, गुप्ता पीरियड। कह तो रहा हूँ कि वो जो फंडिंग होती थी मंदिर
को, वो गुरुकुल टाइप ही थे, 98% लिटरेसी थी उसमें, ठीक है। इन्होंने जो है वो लैंड भी ले ली और वेल्थ भी नहीं रही। तो विदाउट वेल्थ, विदाउट एजुकेशन, ऑल द पीपल हु वर डिप्राइव्ड, दे वर डिक्लेयर्ड दलित्स बाय द ब्रिटिश। हाँ, बट वो दलित बोला था, वो शूद्र नहीं था। मतलब ये मैं सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं आया था कि आप कब की बात कर रहे हैं आप। द टर्म 18th दलित century वाज से- कंटिन्यूड टिल 1970s फॉर SC STs बोथ। 70s के बाद सिर्फ SCs के मतलब लिए। दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन, मे बी दिस सेंटेंस यू वर सेइंग पोस्ट 1700s 1800s, ठीक है। तो आपने एक बताया मनुस्मृति में चौथा वर्ण नहीं था, 3 वर्ण थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो वहाँ पर कोई शूद्र नहीं आता। सर, जो एजुकेशन नहीं लेगा वो शूद्र हो जाएगा, उसके बच्चे फिर से उस दौड़ में शामिल हो जाएंगे। इट इज नॉट बाय बर्थ। नहीं, मनुस्मृति में 3 ही वर्ण है। अच्छा, तो ये शूद्र कब इंसर्ट हुआ, ये शब्द आया कब? शूद्र वर्ड इज देयर बट नॉट एज एन एंटिटी द वे वी विजुअलाइज। शूद्र मीन क्षुद्र, ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। आप में जब कोई गुण कर्म नहीं है ऐसी चीज, तो ठीक है, योर जॉब इज टू सर्व। बस सर्वाइवल तो गारंटी हो गई ना उससे भी। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है क्योंकि प्रोफेसर CK राजू, उन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स टेक्स्ट, अगर मुझे ठीक से याद है तो, मैं आई कांट बी श्योर अबाउट दिस, आई डोंट वांट टू पुट समथिंग ऑन हिम जो मेरी फ़िल्टर के थ्रू है, बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो सुलभ सूत्र was not available to the Brahmins to study. It was only available to the Shudras, who formed. अब सुलभ सूत्र is a mathematical text of मतलब highest order, but that does, वो तो education का तो pristine form है, but it was only available to the carpenters and जो उसमें interested थे। तो education तो necessarily available है, at the same time they are saying they are Shudra. If you get my point? अच्छा, ये एक लेक्चर में उन्होंने बोला था। Dr. Ambedkar, in his Annihilation of Caste, I think he makes the statement that, according to his research, the Vedic Shudras are not the Shudras of this time. He notes that there has been a conflation. He made it very clear. Shudras were Kshatriyas actually. Yeah, so he makes that distinction quite clearly. What he bases that on? I don't recall. But one thing on this Varna thing that we keep sort of stumbling around, in Gurukuls, in our tradition, we have this notion of looking for the tattva of something, and beyond Naam and Roop, name and form. And we often get stuck in name and form, but it helps to look at the tattva of what it is. Every time anybody in this room has had an interview, the interviewer is trying to determine your Varna. So the tattva is exactly the same, but in Gurukul all they would do is they would look at the Jalampatrika and then study the student for a period of time and then come to a conclusion as to what their Varna was in terms of how to teach them and train them. That was my question. When That did it was, stop? yeah. Does it still continue? It does. Oh yeah, I've never heard about it. Okay. But CK राजू सर की तो सिर्फ यूक्लिड वाली बात मेरे को पसंद आती है बस। जापानीज सोसाइटी में इकिगामी करके एक सिस्टम है, वहाँ पे बोला जाता है कि जो, अब सोच लीजिए, ये एक बहुत ही मतलब सोचने वाला बात है कि एक फैमिली में, जैसे एक कारपेंटर समझ लीजिए, वो बहुत ही उम्दा कारपेंटिंग का काम करता है, तो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा हेरिडिटरी जैसे वो काम चलता रहेगा, वो बेहतर होता रहेगा। लेकिन दूसरा फैमिली अगर सिखाने का कोशिश करेगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा कोई सिस्टम हम लोगों की सोसाइटी में कि इंसिडेंट टाइम से था, मतलब फैमिली मेम्बर के हिसाब से ऐसा कोई? वही जो गिल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, कि गिल्ड्स वर देयर, कास्ट वर नॉट। तो वर्ण सिस्टम विल डोरेंट 1930 अ केस फॉर इंडिया, गूगल पे मिल जाएगी आपको। एक बड़ा चर्चित सा दोहा तुलसीदास का चलता है, घोल गंवार पशु नारी। Namaste, sir. Sir, as I was going through your book, there is one line like you have taken this from Macaulay's letters to his father.
There he mentions that no Hindu who has received an English education ever remains sincerely attached to his religion. और एक रेफरेंस मैं लूँगी आपके बुक से ही. Romilla Thapar in NCERT, she writes that how Portuguese wanted to convert क्योंकि उसका रेफरेंस था पहले से, and Mughals wanted welfare in India. She writes that. But there is also reference in Tuzke Jahangiri, where Jahangir mentions that he, as you have already mentioned, Jahangir and his father killed 5 lakh people, and they were never able to sleep peacefully because there were many revolts. But here she writes that Mughals wanted welfare in India. So Mughal wanted Mughals- welfare in India? you said in one of your video, Never? Romilla Thapar. Romilla statement, Thapar. yeah. So my question is, sir have also mentioned it is very important that in primary education it is important to change. Sir, is this the first reason that यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि English education है, इसीलिए is this English education the basic thing which is coming in between the true history and us, or is it our own historians who have not taken the primary sources as the basis? What is the No, they didn't want it to look at. See, one thing, let me tell you, no country in the world has progressed ignoring their own languages. किसी का भी नाम ले दो, किसी दूसरे की लैंग्वेज के बेस पे कोई विश्वगुरु नहीं बना, तो खुद भी सपने छोड़ दो कि विश्वगुरु बनेंगे. तो वो तो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है. वो तो कहता था कि हमारी एक अलमारी जो है पूरे लिटरेचर के बराबर है, ठीक है कि नहीं. पर उसको जितनी इंग्लिश आती थी उतनी आती है. इंग्लिश लिटरेचर क्या है, कीट से लेकर के और शेक्सपियर तक पूरा लिटरेचर खत्म हो जाता है उसका. पर कोई कहने वाला नहीं था उसको. And what about our own historians, sir? Like already there are many primary That sources. was a deliberate attempt on their part to negate what I have consulted. अगर मुझे ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो उनको नहीं मिल सकती थी भाई. 18, 19 और अर्ली 20th सेंचुरी का जितना भी 100+ बुक्स मैंने रेफर किया है तो उनको नहीं मिल सकता था. असलियत ये है कि आज हिस्टोरियंस काम नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकल काम नॉन हिस्टोरियंस कहीं ज़्यादा कर रहे हैं. आप एन ओक की बात कर लो, मैं कई सारे नाम गिना सकता हूँ ऐसे, और ये लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. हार्डली मैटर्स, काम तो हो रहा है. अब भी लेटेस्ट बुक आई है रोमेला थापर की, माई हिस्ट्री, आवर हिस्ट्री, देयर हिस्ट्री, हुज हिस्ट्री, ये किताब का नाम है, बताओ. और पिछले 7-8 साल से जब से हम लोगों ने लेफ्टिस्ट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया है, उन्होंने अपनी किताबों में रेफरेंस देना ही बंद कर दिया. आखिर में बिब्लियोग्राफी देते हैं बस. हमने एक एक रेफरेंस को काउंटर चेक किया तो पता लगा झूठ बोल रहे हैं. पिछले 6-7 साल से उनकी किसी भी किताब में कोई भी रेफरेंस नहीं मिलती. देखो, मेरा ये बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था, मैंने शुरू में ही लिखा हुआ है कि ये किताब सारे लेफ्टिस्ट पढ़ें, सोशल साइंटिस्ट पढ़ें, और सारे लोग पढ़ के कूड़ेदान में डाल दें. और उन्होंने पढ़ी नहीं अभी तक, तो कूड़ेदान में क्या डालेंगे. लेफ्टिस्ट जो हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि बाहर ये किताब मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिशर हमारे जो है उन्होंने भेजी है कि नहीं, पर यहाँ के लेफ्टिस्ट तो पढ़ने वाले हैं नहीं. और मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि एक तो जो मेरे विचार के लोग हैं, दे शुड फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स, और दूसरा मेरे विचार के जो एंटी हैं, इफ़ दे हैव एनी आंसर दे शुड बी एबल टू गिव, कि वो जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं. अगर वो रेफरेंस नहीं देना चाहते तो लिखने का तो क्या है. कभी हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखी जाती, कभी सोशियोलॉजी, इवन लिटरेचर भी बहुत सारा जो है, साहित्य जो है वो भी नहीं लिखा जाता, चाहे किसी भी भाषा में हो. आप उपन्यास भी लिखते हैं तो आजकल तो हिस्ट्री बेस्ड नॉवेल्स भी बहुत सारे चलते हैं, माइथोलॉजी बेस्ड बहुत सारे नॉवेल्स भी चलते हैं, और उसमें भी रेफरेंसेस मिल जाएंगे आपको. तो बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, क्योंकि लेफ्टिस्ट लॉबी वर्ल्ड में बहुत पावरफुल है एकेडमिकली. आप पूरा यूरोप बात कर लें, आप इंग्लैंड की बात कर लें, आप यूएस की बात कर लें, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, हर सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट में. और ये बात उन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि हमें समझ आनी शुरू हो गई है भाई.